इंसान भी ना बिल्कुल अजीब ही है यार। जब तक कोई घटना घटती नहीं हम सुधरते नहीं। अब देख लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमने लीग ऑफ नेशन बना डाला। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद हमने यूनाइटेड नेशन बना दिया। ना जाने कितने युद्ध के बाद, वॉर के बाद हम मीटिंग करते हैं, अरे भाई आयोजन करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, देखते हैं भाई चलो ये अब ऐसा हो गया, अब ऐसा ना हो, इसलिए हम ये करते हैं। तो इन तमाम तरह की घटनाओं का ही एक परिणाम निकल कर आया है, एक आउटकम निकल कर आया है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। आज के इस क्लास के अंदर मैं बात करने वाला हूँ यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यानी कि यूएनओ के बारे में। दोस्त मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम समझेंगे पहले यूएनओ को, अच्छे से समझेंगे, पूरे डीपली बताने वाला हूँ। स्पेशली यूएनओ है क्या, इससे पहले आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना होगा ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। चलिए पहले हम चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने के लिए हम आते हैं अपने इस स्लाइड पे। जैसे कि मैं आज जो भी बताऊंगा उसकी जो स्लाइड वगैरह है, ये नोट्स है, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से इसको देख सकते हो। ठीक है दोस्त, चलिए हम आते हैं पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का जो 20वीं सेंचुरी जो रहा है, पूरे वर्ल्ड के लिए बता रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड, ये हमेशा वॉर का टाइम रहा है। कैसे रहा है चलिए समझते हैं। देखो 1914 से 1918 का जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था इस टाइम पीरियड के दौरान। एंड 1939 से लेकर 1945 तक आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर चलता है। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो दुनिया में दो सुपर पावर्स आ जाते हैं, यूएसएसआर और यूएसए, और इस वजह से कोल्ड वॉर स्टार्टिंग हो जाती है। कोल्ड वॉर आपका चलता है 1945 से लेकर 1991 तक। 25 दिसंबर को यूएसएसआर यानी कि रसिया जिसको आज हम जानते हैं, इसका पहले जो यूएसएसआर हुआ करता था इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, पतन खत्म हो गया था ये, तब जाके कोल्ड वॉर खत्म हुआ। अगर हम देखें तो दो महायुद्ध हो चुके हैं, दो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं 20वीं सेंचुरी के अंदर। आपका एक बहुत लंबा चलने वाला, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलने वाला एक कोल्ड वॉर हो गया। एंड सबसे बड़ी घटना ये हुई कि नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने एटम बम्स भी डाले। 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटना हिरोशिमा नागासाकी को हम सब जानते हैं। और इन्हीं घटनाओं के अलावा वैसे ना जाने कितने सैकड़ों छोटे मोटे युद्ध भी, वॉर्स भी हुए होंगे इन 20वीं सेंचुरी के दौरान। ऐसे बहुत सारे वॉर हैं। अब रशियन रेवोल्यूशन, ये चाइनीज रेवोल्यूशन, अफ्रीकन में, लैटिन अमेरिकन में, ये सब तो है ही है। प्लस जो ऐसे कंट्री जो गुलाम हुआ करते थे वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। अब इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा था, सभी कंट्री सिविल वॉर भी चल रहा था। तो 20वीं सेंचुरी हम कह सकते हैं टोटल वॉर का टाइम पीरियड है ये। हम आते हैं अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, प्रथम विश्व युद्ध पे। टॉपिक आपको अच्छे समझाना है इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड दोस्तों क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी वीडियोस में पहले ही डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी फर्स्ट वर्ल्ड वाली वीडियो जरूर देख लेना, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। चलिए आपको मैं बताता हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहले देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का घटना था मेन स्ट्रगल ऑफ पावर, शक्ति चाहिए हमें कैसे भी करके। क्योंकि इसका जो रीजन था वो कौन सा था, इसका रीजन दोस्तों मेन था। मेन दोस्तों एक ट्रिक है जिससे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन जो है ना थीम पता चल जाएगा। एम से मिलिट्रिज्म, सभी कंट्री मिलिट्री को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। कंट्री दोस्तों आपस में अलियांस बना रहे थे। अलियांस मतलब गठबंधन बना रहे थे, ग्रुप्स बना रहे थे। स्पेशली कहूँ आई से मतलब होता है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या हुआ कि आपस में देश क्या कर रहे थे, दूसरे देशों को गुलाम बनाने की होड़ बना रहे थे। जो सबसे ज्यादा गुलाम बनाएगा देशों को उसका राज होगा। तो इंपीरियलिज्म की थ्योरी निकल कर आ गई। एंड नेक्स्ट हुआ नेशनलिज्म। जब देशों को ये लगा कि नहीं, अपने देश को हमें आजाद करवाना है, अपने देश के अंदर कोई ऐसा राजा, कोई किंग है जो हमारे ऊपर ही शासन कर रहा है, हमारे ऊपर गलत तरीके से अत्याचार कर रहा है, उसके अगेंस्ट में नेशनलिज्म की आवाज उठी। एंड दूसरा जो कोई विदेशी, कोई फॉरेनर किसी में आकर गुलाम बना रखा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, लुई सोल्वा वहीं पे शासन करता था। वो लोगों पर अत्याचार, उसको लोगों ने हटाने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये क्या, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वहां से निकल कर आया। हमने ये देखा मोटो जो उसका था। एंड जब हमने इंडिया में देखा तो हमारे पास फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आके गुलाम बना करते, और हमने अपने नेशनलिज्म के द्वारा, हम अपने देश की प्रेम के द्वारा हमने क्या क्या राष्ट्रवाद को जगाया। और इस तरीके से राष्ट्रवाद जब जगा, इसी ने दुनिया के देशों को आजाद करवाने के लिए आंदोलन स्टार्ट किया। लेकिन इससे पहले जो राष्ट्रवाद था वो ये था कि हम अपने देश को किस तरीके से दुनिया में ताकतवर बनाए, सुपर पावर बनाए। इस तरीके से मिलिटरिज्म, अलियांस बनाना, इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, ये जो 4 घटनाएं हुई, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को करवा दिया। और फर्डिनेंड की दोस्तों हत्या करवा देना सर्बिया के अंदर,
यानी कि सर्बिया की जो कैपिटल थी सराजेवो के अंदर, एक मेन रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब जैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, इस पूरी घटना को मैंने अपनी पहले की वीडियो में समझा रखा है, रिकमेंड करूंगा उसको जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए हम जानते हैं पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही हो गया तो 1918 को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया आपका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कहा जाता है कि ऐसा वॉर इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ था 1914 में स्टार्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और ये भी अनुमान लगाया गया कि इन फ्यूचर में ऐसा वॉर कभी भी नहीं होगा, लेकिन ये थ्योरी गलत होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो ही गया। खैर दोस्त, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, दुनिया को ये लगता है कि अब ऐसा क्या करें हम ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कोई वॉर ही ना हो। इसी को देखते हुए 1919 के अंदर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होता है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया के तमाम कंट्रीज को बुलाकर मीटिंग करवाई जाती है, और इस मीटिंग के अंदर वुडरो विल्सन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने इसका लीडरशिप किया। वो भी आए और उन्होंने ही एक सजेशन दिया क्यों ना हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की जितने भी कंट्रीज होंगे उसमें शामिल होंगे, और दुनिया में ये बिजनेस का, कॉरपोरेशन का आपस में सहयोग बढ़ाने का, शांति बनाने का, सुरक्षा है, लोगों को डिफेंस एंड कंट्री को प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। इसीलिए क्या हुआ दोस्त, अगर देखा जाए तो 1920 के अंदर ही लीग ऑफ नेशन को बना दिया गया, जिसका नाम क्या था, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ इसको कहा जाता था, लीग ऑफ नेशन बना दिया गया। अब इस लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ का काम ये था कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही तरह कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, इसको रोकना, इसको देखना, इसका मेन काम था। लेकिन जिसने इसको बनाने के लिए कहा, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने, अमेरिका ही इस नेशन यानी कि लीग ऑफ नेशन में, इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं हुआ, ज्वाइन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका इसलिए ज्वाइन नहीं हुआ दोस्त, अमेरिका किसी भी ट्रीटी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तभी ज्वाइन कर सकता है वो जब तक वहाँ की जो सीनेट है, जो वहाँ की अपर हाउस है, वो परमिशन ना दे दे। अब दोस्तों जब परमिशन देगी तभी अमेरिका ज्वाइन हो सकता है, और सीनेट ने लीग ऑफ नेशन के अंदर शामिल होने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, और इस वजह से अमेरिका, जो कि वुडरो विल्सन इनको बनाने वाले ही, अमेरिका शामिल नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों जापान, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस सब शामिल थे, नो डाउट इसके अंदर। अब आपको पता है कि जापान कुछ परमानेंट मेंबर हुआ करता था इसके अंदर तो यार, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही इसके अंदर जो मेंबरशिप थे वो ठीक है, लेकिन अगर हम जाकर देखें पूरा फाइनली दोस्त 60 मेंबर से ज़्यादा हो ही नहीं पाए लीग ऑफ नेशन के अंदर, 60 मेंबर जाके बढ़ पाए। और आज देखो यूएनओ है, 193 मेंबर तो है ना भाई, अभी यूएनओ को पढ़ाएंगे हम, तो पहले ये लीग ऑफ नेशन टोटल 60 मेंबर तक जा पाए। और ऐसे भी यार लीग ऑफ नेशन की अमेरिका इसमें शामिल हुआ नहीं, कुछ भी वो सुपर पावर तो था, बाकी जो भी कंट्री कुछ करते कोई मानने को तैयार ही नहीं होता, इसका चार्टर को कोई सब धज्जियां उड़ा देते। लीग ऑफ नेशन के क्या रूल्स, क्या नियम्स कोई नहीं मानता। अरे हटाओ, चीन अटैक कर रहा है, कभी जापान अटैक कर रहा है, कभी मंचूरिया पे अटैक हो रहा है, कभी यूगोस्लाविया पे, कभी अफ्रीकन कंट्रीज पे, कभी एशियन कंट्री पे, कभी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पे, सब इधर से उधर करे जा रहे हैं, बट कोई मान नहीं रहा है। कई दोस्तों इटली, इथियोपिया पे अटैक कर देता है, बट कोई भी लीग ऑफ नेशन का जो चार्टर है उसको मानने के लिए तैयार नहीं। अब जब कोई मानने के लिए तैयार नहीं, और इसी का जो सबसे मेन गुस्सा रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ही दौरान, आपको पता है दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जब पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जिम्मेदार यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है ये, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो जर्मनी है। और ये कह के जर्मनी पे लगभग 6 अरब पाउंड का फाइन लगा दिया गया, और उसकी आर्मीज को भी फ्रीज कर दिया गया, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता वो। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना, आर्मी भी उसकी फ्रीज कर दी गई। एंड अलास्का और लॉरेंस फ्रांस ने उससे वापिस छीन लिया, जिसके ऊपर जर्मनी ने 1871 पे कब्जा कर लिया था। अब ये अलास्का और लॉरेंस की कहानी अगर आपने क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में हो तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, क्या, द फ्रेंच की कहानी पूरी है, द लास्ट लेसन, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ा है ना भाई आपने, मिस्टर एम हेमल वाली कहानी, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। और इसमें ही पूरी जो स्टोरी थी अलास्का और लॉरेंस वाली, एंड उस पर कब्जा कर लिया जर्मनी ने, उसके अंदर फिर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जर्मनी पढ़ाई जाने वाली थी। तो ये पूरी स्टोरी एक असलियत की स्टोरी थी, जो कि इस समय की घटना हुआ करती, जो कि 1871 पर्सिया वॉर के अंदर जर्मनी ने इस पर कब्जा कर लिया, और फ्रांस ने उन्हीं एरियाज़ को वापस ले लिया, अलास्का और फ्रांस को वापस ले लिया, और तमाम तरह के प्रतिबंध इस पर लगा दिए गए, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, अपनी आर्मी नहीं बढ़ा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लेकिन इसी चीज़ को जो कि इस समय जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल जब जर्मनी के ऊपर थोपा गया, इम्पोज किया गया, उस समय हिटलर नामक एक प्राणी सिर्फ एक छोटा सा नॉर्मल एक सिपाही हुआ करता था, लेकिन उसकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हुआ करती थी, दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की ताकत रखता था वो। कौन कहता कि दुनिया झुकती नहीं, बस झुकाने वाला चाहिए। जैसे ही दोस्त हिटलर ने इस
टीटीओ वर्साइल को अपने लोगों, अपने कंट्री के लोगों को बताना स्टार्ट किया कि ये टीटीओ वर्साइल हमारे ऊपर एक तरफ से कलंक है और है भी क्यों ना। देखिए यार, देखो जर्मनी के ऊपर पूरे तरह से थोप देना, मतलब कह सकते जर्मनी से बहुत गलत किया गया है ना वेस्टर्न कंट्रीज ने। और वेस्टर्न कंट्रीज की एक ये मतलब कि एक कंस्पायर थी, है ना, कंस्पेरेंसी थी जो उनकी दोस्तों ने इम्पोज कर दिया किसके ऊपर, हो गया जर्मनी, और टीटीओ वर्साइल पर थोप दिया, इम्पोज कर दिया गया। दोस्तों इसी का फायदा हिटलर ने उठाया। उसने अपने देश के लोगों को ये कहना स्टार्ट कर दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारे साथ टीटीओ वर्साइल ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। और इसके बाद इसने अपने ही लोगों के अंदर फुल स्पीच देने में बड़ा तगड़ा था, भाषण ऐसे देता था, लुभावनी भाषण बहुत देता था, ये लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता था अपने बातों से ये, और इस तरीके से लोग इसके बातों मानने स्टार्ट हो गए। हिटलर एक एक करके टीटीओ वर्साइल के नियमों को तोड़ना स्टार्ट करता रहा और ब्रिटेन और फ्रांस जिंदाबाद, ब्रिटेन फ्रांस जिंदाबाद कहना स्टार्ट, यानी कि कैपिटलिज्म कहना स्टार्ट कर दिया इसने, जिंदाबाद जिंदाबाद ब्रिटेन फ्रांस। अब ब्रिटेन फ्रांस ने इसको थोपा था टीटीओ वर्साइल, और ब्रिटेन फ्रांस जिंदाबाद कर रहा है। एक बार ये टीटी तोड़ता, टीटीओ वर्साइल के कुछ भी रूल तोड़ता, ब्रिटेन फ्रांस कहता है कोई बात नहीं, गलती की ना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार करता, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते करते भाई छोड़ते रहे, है ना। और इसी को एंड में जाके दोस्त सेकेंड वर्ल्ड वार की जो मेन घटना हुई, देखो हिटलर चाहता था कि दुनिया के तमाम कंट्रीज, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज को अपना गुलाम बना ले, है। याद करो नेपोलियन के बारे में, देखा, पता आपको नेपोलियन के बारे में, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना, नेपोलियन के बारे में बता रखा मैंने डीपली। हुआ दोस्तों ये कि 1 सितंबर का दिन था, जर्मनी ने, किसने, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। और इसी दिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि कब, 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हो गई। कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हो गई, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि जर्मनी, यानी कि हिटलर चाहता था कि पोलैंड को वो अपने कब्जे में ले, अपने जर्मनी में ही शामिल कर ले। और पोलैंड का अच्छा खासा मित्र था, कौन, दोस्त था, ब्रिटेन। और ब्रिटेन और पोलैंड में एक एग्रीमेंट हुआ पड़ा था कि पोलैंड, यानी कि ब्रिटेन ने पोलैंड को क्या रखा था, सुन भाई पोलैंड, अगर तुझ पे कोई अटैक करता है तो तेरा साथ मैं दूंगा, यानी कि ब्रिटेन देगा। और जर्मनी ने कर दिया पोलैंड पे अटैक। इट मीन्स अब ब्रिटेन पोलैंड की तरफ से जर्मनी की ऐसी तैसी करने आ गया। और 3 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड को फोड़ा और ब्रिटेन अब जर्मनी को फोड़ने 3 सितंबर को आ गया। इस तरीके से अब ये वॉर किसके बीच, जर्मनी और पोलैंड का नहीं रहा, अब ये वॉर एक्सिस पावर और अलियाड पावर का हो गया। अलियाड पावर मतलब कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, पता है ना, एक्सिस पावर और कौन से पावर, अलियाड पावर। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा थोड़ी स्टोरी, हुआ क्या था। एक्सिस नेशन के अंदर जर्मनी के और दोस्त बन गए, इटली है, याद है ना मुसोलिनी की कहानी, तो जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 कंट्री जिसको एक्सिस पावर कहा जाता है। ये एक्सिस पावर ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना, इनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, जिनको अलियाड पावर यानी कि मित्र राष्ट्र कहा जाता है। इस तरीके से एक्सिस नेशंस ये 3 कंट्री हुए, एंड जो अलियाड पावर हुए, मेन अलियाड पावर जो मेन हुए, इनके अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये हुए। तो इनके ग्रुप और इनके ग्रुप में फुल वॉर हुई। मेन वॉर तो पता है यार कि इस वॉर को आगे बढ़ाने में एक स्ट्रगल का जो था ना, मतलब कि बस जर्मनी चाहिए। हिटलर बड़ा पागल था यार। अब उसने क्या किया कि ठीक है, पता है आपको कि ब्रिटेन, फ्रांस तो पूरे घुटने टेक देते हिटलर के सामने, बड़ा पागल शासक हुआ करता था, मतलब पागल, बहुत विजनरी था वो, बस जीतना है मुझे किसी भी तरीके से। गलती एक चीज कर दी कि दोस्त, जर्मनी ने रसिया पे अटैक कर दिया। रसिया क्षेत्र में बहुत बड़ा है, इसकी सेना नहीं झेल पाएगी। जैसे दोस्त नेपोलियन ने गलती करी थी, रसिया पे अटैक करके उसकी सेना बीच में ही फंस गई। इतना बड़ा उसकी सेना पीछे होती चली गई और बीच में फंस गई, है किसकी, नेपोलियन की आर्मी। वैसे ही सेम जर्मनी के साथ हुआ, हिटलर की सेना फंस गई। जर्मनी की सेना यानी कि हिटलर की सेना इधर ब्रिटेन में, फ्रांस में और इधर रसिया में आके फंस गई। तो दोस्तों इस तरीके से फंस गए, हिटलर बेचारा पड़ गया अकेला। ये करता क्या कि 30 अप्रैल 1945 का समय था, अपनी बंदूक रखी, कनपट्टी पे मार दे गोली और मर गया। इसके साथ दोस्तों इस समय, इससे पहले ही कहा जाता है कि ठीक मरने से पहले दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इसकी जो एक इसकी गर्लफ्रेंड थी, उससे इसने शादी करे था, वो भी मरी, खुद भी मरा। ये इसका अंत हुआ हिटलर का। और दोस्त जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो बात स्टार्ट होती है कोल्ड वॉर की, कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस का बनाने का एक मकसद था कि एक्सिस पावर को हराना है और अलियाड पावर को जितवाना है, जिसके लिए एक मोहरा नामक एक संगठन बना दिया गया, जिसका नाम था क्या, यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन।
चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं हम अपने बिल्कुल असली कहानी के ऊपर, जिसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत दोस्तों कुछ यूं होती है। इससे पहले आपको बता देता हूं कि हम पहले करने क्या वाले हैं, पढ़ने क्या वाले हैं। आई होप आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी जो अभी मैंने आपको बताया। अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन द यूएनओ, क्योंकि अभी हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर पे आ चुके हैं और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और कैसे घटनाएं हुई और सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म भी हो गई हिटलर के मरने के बाद, क्योंकि जापान और जर्मनी और इटली ये तीन ही थे एक्सिस पावर के अंदर। इटली 7 मई 1945 को हार मान गया था, बच गया था जर्मनी और जापान। जर्मनी हिटलर के मरने के बाद हार मान गया, जापान हार नहीं मान रहा था। और जापान हार मानता क्यों नहीं भाई, है ना। और एंड में जाके वो हार मान ही गया था, लेकिन अमेरिका चाहता था मैं अपनी शक्ति को दिखाऊं पूरी दुनिया को, स्पेशली दुनिया का मतलब यूएसएसआर से था, क्योंकि वो उसको नीचा दिखाना चाहता था। यही मेन रीजन है कोल्ड वॉर का। अब हुआ ये कि अमेरिका ने अपनी पावर्स को दिखाने के लिए जापान जो कि हार मानने ही वाला था उसके ऊपर 2 एटम बम्स फेंक डाले। पहला 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, दूसरा 9 अगस्त को नागासाकी। 1945 का टाइम पीरियड है और इस तरीके से जापान भी हार मान गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले ही एक ऐसी कंस्पिरेसी हम कह सकते हैं कि षड्यंत्र रचा जा रहा था ताकि हम अपने देशों को शामिल, यानी कि जो अपने दोस्तों को बढ़ाए, ऐसे कंट्रीज को अपने में शामिल करें, या ऐसा एलाइड पावर सोच रहे थे ताकि हम ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना के शामिल करें इनको और एक्सिस पावर को हराने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, इसलिए तो अभी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन द यूएनओ। ओरिजिन इसका कैसे हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है और इसका बजट क्या होता है। जैसे ही आप इन टॉपिक्स को समझ जाओगे, जो हमारे फिर 6 ऑर्गन्स हैं उनकी बात करेंगे और यूएनओ की एजेंसी क्या है इसकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पहले किसके, इंट्रोडक्शन की। चलिए पहले हम समझते हैं, पहले यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन की दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं पहले तो आज यूएनओ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, इसको पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हर देश के अंदर एक सरकार होती है, वो सरकार पूरे देश को रेगुलेट करती है, इम्प्लीमेंट करना कानून को बनाना, लोगों की हेल्थ के लिए, डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए जो भी पॉलिसी होती है वो इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। वैसे ही पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट कह सकते हो आप, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के लिए कानून बनाने का काम करती है ना। जैसे कि दुनिया में दोस्तों इस समय 193 कंट्रीज हैं, है ना, जो यूएनओ में शामिल है, बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया में इस समय एक्चुअल कंट्री है कितनी, तो CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के अकॉर्डिंग, जो कि 2006 सितंबर में आई थी, इसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया के अंदर इस समय 267 कंट्रीज हैं। लेकिन हम अभी उनकी बात करेंगे जो कि यूएनओ में शामिल है। ठीक है, तो यूएनओ कंट्रीज जो कि 193 है, इन कंट्रीज की अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है हर कंट्री के अंदर, लेकिन इन पूरे कंट्री को मिला दे तो इन पूरे कंट्रियों की एक गवर्नमेंट, एग्जाम्पल देता हूँ समझ में आ जाएगा। अभी 193 कंट्री की एक अलग अलग गवर्नमेंट है, लेकिन इन पूरे 193 कंट्रीज की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इनके ऊपर भी एक सरकार हो। हाँ, ये बात ठीक है कि ये सरकार का महत्व या इंपॉर्टेंस उतना नहीं है जितना एक देश की सरकार का है। ऐसा क्यों, आपको पता है कि अगर आपने पॉलिटी की क्लास मेरे ले रखी है तो आपको ये पता होगा कि जब तक जनता जिसको नहीं चुनती है, पब्लिक जिसको डायरेक्ट वोट करती है, मेन पावर्स उसके पास होती है। हमने यूएनओ के मेंबरहुड डायरेक्ट वोटिंग किया है, इसलिए पावर्स इनके पास भी है। और ये पावर क्या है, कैसी पावर है, ये भी हम देखेंगे इस क्लास के अंदर। बट आपको ये ध्यान रखना है, जो पूरे देशों की भी एक सबसे ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के अंदर देशों के ह्यूमन राइट्स के ऊपर, है ना, कोई राइट्स वायलेंस ना हो रहा हो, इन्वायरमेंट के ऊपर, एंड दोस्तों इकोनॉमिक सोशल कॉर्पोरेशन के ऊपर, ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, इन तरीके के तमाम तरीके के दोस्तों जो काम करती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम यूएनओ के नाम से जानते हैं। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है पूरी दुनिया के अंदर पीसनेस बना के रखना और दुनिया को सिक्योरनेस फील करवाना, यानी कि प्रोटेक्शन देना पूरी दुनिया को, है ना, यानी कि पीसनेस और सिक्योरिटी, दो इसका मोटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, तो अब हम समझते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इसकी किस तरीके से बैठक होनी स्टार्ट हुई, कहाँ से इसका बनना स्टार्ट हुआ, इसकी कहानी की शुरुआत जब होती है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली रहा था और टाइम था 1942 1 जनवरी का। इस दिन को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन यूएनओ की स्थापना कर दी गई थी, ध्यान रखना, लेकिन ऑफिशियल नहीं। आज बताऊंगा कैसे। 1942 जनवरी 1 था, यानी कि न्यू ईयर के दिन हुआ ये कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसके अंदर मेन जो था भाई वो था आपका ब्रिटेन, यूएसएसआर और चाइना, और लगभग वेस्टर्न कंट्रीज के 26 कंट्री और 26 कंट्रीज और, इन्होंने न्यू ईयर के दिन एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि यार क्यों ना हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसके अंदर और भी वेस्टर्न कंट्रीज को हम शामिल करेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी,
इटली, पुर्तगाल, स्पेन, मैक्सिको, कनाडा, ये सब के सब वेस्टर्न कंट्रीज में आ जाते हैं, जो कि अमेरिका के साथी देश है, अलियाड पावर के कंट्रीज मान सकते हो। तो ऐसे कंट्रीज को हम इसमें शामिल कर लेंगे और एक्सिस पावर को हराएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय तो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है भाई, ये 1942 का टाइम पीरियड है। अब इस दौरान हुआ ये कि 1 जनवरी का न्यू ईयर का टाइम है। दुनिया के लगभग 26 कंट्री, जिनमें ब्रिटेन, यूएसएसआर और चाइना भी शामिल थे, अमेरिका भी शामिल था, ध्यान रखना है, वो सब के सब कहाँ मिलते हैं? ये सब के सब मिलते हैं कहाँ पे? द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, यानी कि अमेरिका के एक बहुत मतलब कि फेमस सिटी है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे मिलते हैं। इसमें ये देखो, ये कौन है पता है आपको? ये रूजवेल्ट है, उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अब भाई ये अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, इन्हीं के द्वारा ये कहा गया कि हम कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। याद करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो वुड्रो विल्सन के द्वारा कहा गया था, जिस समय अमेरिका ही शामिल नहीं हुआ था, इसलिए लीग ऑफ नेशन का मेन रीजन भी था फेल होने का, ठीक है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने कहा और प्लस अमेरिका इसमें शामिल भी हो गया, ध्यान रखना है, अमेरिका इसके अंदर शामिल भी हो गया, ठीक है दोस्त। इस तरीके से रूजवेल्ट की इसके अंदर मेन नाम आया। और जो है ना, जो आज हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, ये अमेरिका के नाम पे इन्होंने, रूजवेल्ट ने इसका नाम यूएनओ रख दिया, ठीक है, इसका नाम। जैसे कि अमेरिका यूएस है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऐसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वैसे दोस्तों यूएन इसका नाम रख दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया में जितनी भी नेशंस है वो सब के सब यूनाइटेड है, वो सब के सब एक है, उनमें एकता, इनमें एक फर्टर्निटी, इनमें एक यूनिटी है, इसलिए इसका नाम ये दिया गया रूजवेल्ट के द्वारा, ठीक है, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सैन फ्रांसिस्को के अंदर फिर से अगेन कब? 1 जून 1945 को। इससे पहले फिर से वापस मैं यहाँ पे आता हूँ एक चीज़ बताने के लिए दोस्त। इस समय ही यानी कि 1942 को 1 जनवरी को ही देख लीजिए दोस्त, दुनिया के तमाम जो कि 26 कंट्री हैं, इन्होंने इस समय यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया, ठीक है, जो कि डिक्लेरेशन था यूएनओ का, उस चार्टर के ऊपर सिग्नेचर कर दिया। और अगर हम बात करें एक्चुअल में तो इसी समय यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट की बात हो गई। कब? 1 जनवरी 1942 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जिसके ऊपर 26 मेंबर ने सिग्नेचर किया इस समय। अब बात आती है 1 जून यानी कि 1 जून 1945 को, सेम जगह वही सैन फ्रांसिस्को, मेन यही जगह यार, उस समय बड़ा फेमस हुआ करता था। अब इस समय 26 की जगह 50 कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं और 50 कंट्रीज के द्वारा अब जो मेन जो चार्टर है ना, चार्टर जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, मेन जो चार्टर मतलब होता है कानून, नियम, लॉ, है ना, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम उसको संविधान कहते हैं, तो यूएनओ का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको चार्टर कहा जाता है, ठीक है। तो 50 कंट्रीज ने मिलकर उस चार्टर पे सिग्नेचर कर दिया और इन सभी के द्वारा मान लिया गया। और स्पेशली बात यह है कि इस चार्टर में दोस्तों सभी देशों की जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सभी कंट्रीज ने मिलकर सिग्नेचर किया इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। एंड टोटल 111, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 395 आर्टिकल्स है, 22 से है ना पार्ट्स है, जैसे कि हमारे कंट्रीज में, वैसे सेम यूएनओ को जो बना कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर टोटल कितने आर्टिकल हैं? 111 आर्टिकल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 111 अनुच्छेद है। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका फर्स्ट जो अनुच्छेद है वो यही कहता है कि यूएनओ जो है वो दुनिया के अंदर सिक्योरिटी और पीसनेस के लिए काम करेगा। सेकंड आर्टिकल ये कहता है कि देशों को ये राइट है कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए एंड सेल्फ सिक्योरिटी के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ भी कदम उठा सकता है। तमाम तरह की बातें कही गई। अभी कुछ आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस भी करूंगा। ये आपका है डिक्लेरेशन का दोस्त, अगर ब्लर दिख रहा हो तो यार मैंने बहुत मुश्किल से इसको निकाला है, तो आप इसको देख लें, ठीक है। इसके ऊपर सिग्नेचर करके इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात कर दी गई और ऑफिशियल रूप से जैसे कि 1 जून को 1945 को तो कर दिया गया, 50 कंट्रीज थे, लेकिन कुछ समय बाद 1 जून को ये किया गया 50 कंट्रीज के द्वारा। लगभग 12-13 दिन के बाद, यानी कि दोस्तों टोटल 12-13 दिन बाद मान लो कि 14 जून को, कब? 14 जून को, 14 जून को, कब? 14 जून 1945 को एक कंट्री और आ गया जिसका नाम था पोलैंड। याद करो पोलैंड है, जर्मनी ने अटैक कर दिया, हिटलर ने पोलैंड के ऊपर, वही वाला पोलैंड है ये। पोलैंड आ गया और 14 जून 1945 को, यानी कि 1 तारीख के ठीक 13 दिन बाद 14 जून को पोलैंड आया। और इस तरीके से 50 में एक और प्लस कर दो, 51 कंट्रीज स्टार्टिंग में सिग्नेचर करते हैं, पहले 50 करते हैं और ठीक 12-13 दिन के बाद पोलैंड
ठीक है। 51 कंट्री, दान दक्षिणा नहीं होता 51 रुपीज़, वैसे 51 कंट्रीज ने 51 कंट्रीज ने इस पर सिग्नेचर किया। और इस तरीके से 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ के अंदर शामिल देशों ने सभी ने सिग्नेचर करके फाइनली इसके चार्टर को इम्प्लीमेंट करके ऑफिशियल रूप से इसकी इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई। तो अगर पूछा जाता है कभी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, किस समय हुई, तो आपको बताना है 24 अक्टूबर 1945 को। अब ये दोस्त ये प्रोसेस 1942 से ही चला आ रहा था, तमाम बैठकें हो रही है, बात चल रही है कानून पे, नियम पे, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो मेन जो वेस्टर्न कंट्रीज का इसके अंदर दबदबा होने का जो बात था, ये था ताकि हम एक्सिस पावर को हरा सके, इसलिए यूएनओ को बनाया गया था, ये सोचकर बनाया गया था। लेकिन जब इसकी स्टेब्लिशमेंट कर दी गई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, तो ये बात कहा कि देखो वर्ल्ड वॉर तो अब खत्म हो गया है 2, अब इसका हम मकसद ही क्यों रखें कि हमें सिर्फ एक्सेस पावर को हराना है। अब जब ये बन ही गया तो इसका मकसद होगा पूरी दुनिया के अंदर है पीसनेस बनाना, प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी देना, एंड दोस्त इन्वायरमेंट के लिए, इकोनॉमिक सोशल कोऑपरेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तमाम तरह की बातें कह दी गई। इसको एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर इसकी स्थापना कर दी गई। कब करी गई? 24 अक्टूबर 1945 को। इस दिन को यूनाइटेड नेशन डे के नाम से जाना जाता है, 24 अक्टूबर को। बात आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 24 अक्टूबर को बनता है यूएनओ, और ठीक 5 दिन बाद 30 अक्टूबर को, कब? 30 अक्टूबर 1945 को ही भारत भी इसका मेंबर बन जाता है, इंडिया भी इसका मेंबर बन जाता है, ठीक है। 30 अक्टूबर, क्लियर है, 1945 को ही भारत भी इसका मेंबर बन जाता है। और इस तरीके से इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेड क्वार्टर है, वो अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये दोस्तों इसका मेन फ्रंट से दिख रहा है आपको। इसमें जितने भी 193 जो कंट्रीज हैं, देखो ना, अभी मैंने आपको बताया जो लीग ऑफ नेशन बना था, उसमें अगर हम मैक्सिमम कंट्रीज की बात करें तो 60 कंट्रीज शामिल हो पाए थे। अब अगर दोस्तों ये यूएनओ अगर इतना ही ठीक नहीं हो पाता तो इसमें 193 कंट्री नहीं होते। हाँ, आज जरूर है यार कि यूएनओ के ऊपर तमाम तरह की क्रिटिसाइज की जाती है, इसकी अभी बात करेंगे उसकी भी हम। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इस समय आज यूएनओ के अंदर 193 कंट्रीज हैं। ताइवान और वेटिकन सिटी एक सोवरेनिटी कंट्री होने के बावजूद भी इसके मेंबर नहीं है। लेटेस्ट जो कंट्री है वो साउथ सूडान है, जो अभी 2011 14 जुलाई को इसका मेंबर बना था। कौन? साउथ सूडान बना था, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अफ्रीका में साउथ सूडान को एक अलग कंट्री बनाने के बाद जो लगभग एक बहुत लंबे टाइम पीरियड से वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था अफ्रीका के अंदर, वो बंद हो गया और साउथ सूडान के रूप में एक नया कंट्री बना, साउथ सूडान, और इस तरीके से वो इसका यूएनओ का मेंबर ही बन गया। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, इसका हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर के बगल में ही दोस्त यहाँ पे लाइन से 193 कंट्रीज जो हैं उनके फ्लैग को लगाया जाता है, उनका नेशनल फ्लैग जो उनका झंडा होता है उसको लगाया जाता है। और दोस्त ये जो फ्लैग आपको दिख रहा है, ये जो साइन दिख रहा है, ये यूएनओ का है, ठीक है। एंड इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोस्त ऊपर से ड्रोन से लिया गया इमेज है और यहाँ पे पूरे फ्लैग का है, ये हेडक्वार्टर के बाहर का है, न्यूयॉर्क के बाहर का, ठीक है दोस्त। चलिए, तो इस समय 193 मेंबर्स हैं इसके अंदर, सभी मेंबर्स के यहाँ पे आपको मैं फ्लैग दिखा पा रहा हूँ जो मेन है, ठीक है। एंड इसका भी स्ट्रक्चर क्या है ये सब हम बात करेंगे अभी। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी सेम अगर आपको ऊपर से इसकी स्ट्रक्चर बताऊँ कि यूएनओ तो हमने समझ लिया, यूएनओ का मेन स्ट्रक्चर क्या है दोस्त। यूएनओ एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करना है, इसलिए इसके अंदर टोटल 6 ऑर्गन्स हैं और लगभग इसमें 17-18 एजेंसीज हैं, जो कि बहुत मेन एजेंसी है। इसमें वर्ल्ड बैंक आ जाता है, IMF आ जाता है, WTO आ जाता है, WHO आ जाता है, यूनेस्को वगैरह। अभी दोस्तों हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ के जो मेन ऑर्गन्स हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंग कहते हैं। इनमें सबसे जो मेन है आपका वो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे ऊपर आता है जनरल असेंबली, जिसको हम भारत के राज्यसभा से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, मोटा मोटी समझने के लिए। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, तो हम लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि मेन जो पावर्स हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास है, और जो जनरल असेंबली है वो सिक्योरिटी काउंसिल के सजेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। ये प्रधानमंत्री है और ये राष्ट्रपति, ये प्रेसिडेंट है और ये प्राइम मिनिस्टर है ना। एक समझ जाना, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट समझ रखा है कि मेन पावर किसके पास होता है तो समझ आ जाएगा। एंड थर्ड जो इसके ऑर्गन है वो है सोशियो इकोनॉमिक काउंसिल, यानी कि सामाजिक आर्थिक परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद,
नेक्स्ट दोस्तों ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये आज खत्म हो गया है क्योंकि इसको इसलिए बनाया गया था ट्रस्टीशिप काउंसिल को, क्योंकि दोस्तों 1945 में जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो ऐसे कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे जो कि काफ़ी ज़्यादा कमजोर थे, यानी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न, ईस्टर्न नहीं, तो ईस्ट में तो सोवियत संघ यूएसएसआर के कंट्रीज हुआ करते थे जहाँ पे आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की। तो अमेरिका ने इसको इसलिए बनाया था ट्रस्टीशिप काउंसिल को, ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कमजोर वीक हो चुकी है उनको हेल्प देने के लिए एक ट्रस्ट वाली, एक विश्वास वाली एक काउंसिलशिप बनाई गई, जब तक ये हेल्प करेगी उन कंट्रीज की, जब तक वो अपने पाँव पे खड़े ना हो जाए, उनकी जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, उनकी जो है ना देश की जो ग्रोथ वो अच्छे से ना आ जाए, यानी कि बराबर ना आ जाए, जब तक ये हेल्प करेगा। दोस्त ये अपने मकसद में कामयाब हुई और इसको अब ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। तो ये तो अब नहीं है एंड लेटेस्ट में 5, अभी करंट में 5 ही बच रही है, लेकिन हम 6 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एंड द सेक्रेटेरिएट, महासचिव, ठीक है। ये इसके मेन है ऑर्गन्स। क्लियर है दोस्त। चलिए अब हम बात करते हैं क्या जिसकी स्पेशल एजेंसीज हैं, जिसमें दोस्तों यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, FAO है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है ना, IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अभी दोस्तों हम इसमें बात करेंगे एक एक करके, ये आपका मेन आपको ध्यान रखना जो अभी मैंने आपको टॉपिक समझाया है। आई होप आपको दोस्तों यहाँ तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी बातें और जो मुझे बतानी है आप सभी को, ताकि आपको टॉपिक समझ में आए, और एक एक करके बात करते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना। यूएनओ का ऑब्जेक्टिव्स मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन एम क्या है, क्या चाहता है ये, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले दोस्तों इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है ये, कि दुनिया में सभी देशों में शांति बने रखे। जैसे कि लीग ऑफ नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसको रोकना। ऐसे यूएनओ का ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसको रोकना। देखो सौभाग्य की बात यह है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कब हो जाए इसका पता भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। खैर दोस्त अभी तक तो हुआ तो नहीं है ना, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर रोकना ही इसका एक मेन पहले उद्देश्य है, और पीस, इंटरनेशनल पीसनेस और सिक्योरिटी का काम करना है। कोई भी स्टेट के बीच यानी किसी भी दो देशों के बीच, दो कंट्री के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाए आपस में, तो उसका समाधान यही करता है इंटरनेशनल कोर्ट्स के द्वारा। एंड कॉर्पोरेशन, दुनिया के अंदर देशों के बीच में इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर है ना, पॉलिटिकली, मतलब कि आपस में कॉर्पोरेशन बना रहे, उनमें सहयोग बना रहे, जो एक देश दूसरे देश की आर्थिक, सामाजिक, क्रांतिक रूप से सहायता करे, हेल्प करे, कॉर्पोरेशन की बात करता है। ये बात करता है डिसआर्मामेंट की, ये बोलता है कि वेपन्स को बढ़ावा मत दो, हथियार को बढ़ावा प्रमोट मत करो, क्योंकि इसके वजह से दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर देख चुकी है, कहीं अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना देख ले, ठीक है। डिसआर्मामेंट की बात करता है, निशस्त्रीकरण की बात करता है, एंड नियो की बात करता है, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, नई आर्थिक व्यवस्था की बात करता है, जिसके अंदर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक, एंड दोस्त ये तो मेन है ही है जो दुनिया के अंदर प्रमोट करते हैं ट्रेड को, फ्री ट्रेड की बात करते हैं ये, ताकि एक दूसरे देश आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सके और गुड्स एंड सर्विस का अच्छे से एक्सचेंज कर सके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसका बजट कितना होता है यूएनओ का, और भी मैंने आपको बताया था कि टोटल 111 आर्टिकल है यूएनओ में, तो जो उसका आर्टिकल 17 है वो बजट के बारे में बताता है। तो अगर आपको बजट जानना हो यूएनओ का, तो आर्टिकल 17 उठाना, यूएनओ का बजट बताया गया उसके अंदर। इसमें दोस्त इसका जो बजट बताया गया है, आपको पहले ये ध्यान रखना कि यूएनओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कोई अपनी पैसे नहीं है, इसके पास अपने पैसे के पेड़ नहीं लगे जहाँ पे तोड़ के लेके आएगा टोकरी भर लेगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। जो भी 193 इसके मेंबर हैं वही कंट्रीब्यूशन यानी कि डोनेशन देते हैं, जिससे कि पूरा यूएनओ चलता है। अब देखो जो भी आप कोई मंदिर है यार, या कहीं पे अभी आपके एरिया में जो सबसे ज़्यादा डोनेशन देता है उसको लोग ज़्यादा समझते नहीं, यार ये बंदा बड़ा अमीर है भाई, बहुत अच्छा बंदा है, ऐसा करने लग जाते हैं। वेल सेम वैसा ही यूएनओ भी है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा डोनेशन दे के उसकी दादागिरी चलेगी, सेम वैसे ही अमेरिका भी यहाँ पे वही है, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं। लेकिन दोस्त यूएनओ ने एक अलग से एक एजेंसी बना रखी है, उस एजेंसी का नाम क्या है, द एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजटरी क्वेश्चंस, जो ये देखती है कि बजट के दौरान किसने कितना दिया, किसका कितना अमाउंट आया, किसने कितना डोनेशन दिया है, ये जांच करना है ना, क्वेश्चंस करना, ये सब इसका काम होता है, इस एजेंसी का काम होता है। ऐसा एक और एजेंसी बनाई हुई है जिसका नाम है द कमिटी ऑन कंट्रीब्यूशन। इसका काम क्या है, इसका ये काम है कि कौन सी कंट्री यानी कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज है, कौन सी कंट्री कितने कंट्रीब्यूशन करेगी यूएनओ के अंदर, ये डिसाइड ये करता है। अब ये डिसाइड कैसे करेगा, ये थोड़ी बोल देगा मान लो किसी कंट्री की औकात 10 रुपये देने की, थोड़ी बोलेगा 20 रुपये दे दे, नहीं। ये एजेंसी क्या करता है, दुनिया भर की तमाम कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम, GDP और एम्प्लॉयमेंट रेट को देखता है। जिस कंट्री की हैसियत जितनी है उतनी अमाउंट को फिक्स कर देता है,
ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो जिसका नाम क्या है, द कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन। ये डिसाइड करता है कि दुनिया की कंट्री तमाम कितने अपना पूरे बजट का यानी कि नेशनल इनकम का यूएनओ को डोनेट करेंगे। तो नेशनल इनकम को देख के ही ये डिसाइड करता है। अब बात आती है कि ये कितना डिसाइड कर सकता है। दोस्तों ये मैक्सिमम एक कंट्री के लिए 25% मैक्सिमम, यानी कि टोटल जो अमाउंट होगा उसका 25% ही है एक कंट्री के लिए मैक्सिमम कर सकता है, और मिनिमम कोई कंट्री 0.01% तक डोनेशन दे सकते हैं। एंड इस समय यूएनओ के अंदर 221 वर्कर्स काम करते हैं, और आज हम बात करें दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर टोटल तो 10,000 मेंबर्स हो चुके हैं यार, ठीक है। स्टार्टिंग में 221 मेंबर्स इसमें काम किया करते थे। एंड टोटल जो इसका बजट है वो $7.5 बिलियन का बजट है। $7.5 बिलियन का इसका बजट है इस समय। और ये आपको ध्यान रखना, ये अभी कोरोना की वजह से यूएनओ का बजट थोड़ा घट गया है, क्योंकि यूएनओ में आपस में दोस्तों जो 193 कंट्रीज उन्होंने थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन वो देना कम कर दिया है, ठीक है। अगर मैं आपको इस चार्ट के थ्रू दिखाऊं कि दुनिया में इस समय कौन कंट्री कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, चलिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। अमेरिका दोस्तों अकेले यूएनओ में इस समय कितना 22% डोनेट करता है। 22% जो डोनेट करेगा भाई, सोचो उसके तो सब कुछ चलेगी। इसलिए वेस्टर्न कंट्री का हाथ का एक मोहरा बन के रह चुका है यूएनओ, ठीक है, जहाँ पे लोग एक और मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर चुके हैं, जो कि वीटो पावर के रूप में है। अभी आगे चर्चा करेंगे इसकी हम। तो यूनाइटेड नेशंस टोटल आपको ध्यान रखना 22% का बजट अमेरिका का है। इसके बाद दोस्तों जो देता है वो है भाई आपका चाइना इस समय, है ना। जैसे दोस्तों जब से चाइना बड़ा है ना इसके अंदर, उसने भारत की ऐसी तैसे कर रखी है। भारत को परमानेंट मेंबर घुसने नहीं देगा, वो आएंगे इसके ऊपर भी, जिसके बदौलत चाइना तो बैठा है ना अभी यूएनओ के अंदर, है जवाहरलाल नेहरू। आज तो उनको ही छुरा घोपता है। खैर कोई बात नहीं, हर कुत्ते का दिन आता है, ध्यान रखियो, देख लीजिए। तो चाइना ये हो गया भाई। एंड इसके बाद दोस्तों जापान है, 8.5% ये कंट्रीब्यूशन देता है, 12% चाइना देता है। अदर कंट्रीज दोस्तों जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे आपको देख सकते हो, है ना। इटली हो गया 3.3% हो गया, यूनाइटेड किंगडम 4.6% हो गया, जर्मनी 6% हो गया, फ्रांस 4.4% हो गया, स्पेन 2.1% हो गया, है ना। तो दोस्तों ये जो डिसाइड हो रहा है ये पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, एंड उसका खर्चा कितना है, उसका नेशनल इनकम क्या है, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है, ध्यान रखना। तो सब कुछ फैक्टर को देख के ही द कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन ये इस तरीके को देखती है कि कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, क्या है, कितना है, ये सब देख के ही वो करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सब कंट्री के आप देखते हो, यहाँ देखो स्वीडन है 0.9% पे, बेल्जियम है 0.8% पे, पोलैंड है 0.8% पे, एंड तमाम कंट्रीज यहाँ पे देख लो। अगर आपको मैं बताऊँ भारत का कितना है, अगर आप भारत का देखना चाहते हो, इंडिया का ही देखना चाहते हो, तो देख लीजिए इंडिया का भी। दोस्तों इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है यूएनओ के अंदर वो है 0.8%, यानी कि भारत यूएनओ के अंदर इस समय अपने टोटल नेशनल इनकम का 0.8% क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है, यूएनओ के अंदर। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि बजट कितना है किस कंट्री का, क्या है। इंडोनेशिया दोस्तों 0.5% करता है, इंडोनेशिया जो कि 1965 में यूएनओ से निकल भी गया था, वो बात अलग है, वापस आ भी गया, ज्वाइन हो गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दोस्तों अर्जेंटीना हो गया 0.9%, वेनेजुएला होगा 0.7%, स्विट्जरलैंड हो गया 1.1%, है ना। तो सब कंट्री दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया चार्ट के अंदर, आप इसको देख सकते हो। टर्की हो गया 1.3%, है ना। एंड और देख सकते हैं हॉलैंड हो गया 1.3%, ऑस्ट्रिया होगा तो 0.7%, नॉर्वे 0.7%। तो इस तरह देख सकते हो आप, कनाडा 0.7% हो गया, ऑस्ट्रेलिया 2.2% हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑफिशियल लैंग्वेज की। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, किसकी, यूएनओ की। दोस्तों स्टार्टिंग में जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी तो टोटल 5 लैंग्वेज हुआ करते थे। कौन से, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसिया यानी कि दोस्तों रूसी लैंग्वेज एंड स्पेनिश, ये 5 लैंग्वेज हुआ करते थे। आगे चल के कुछ सालों बाद ही इसमें अरेबिक यानी कि अरबी लैंग्वेज भी जोड़ दिया गया। आज यूएनओ के जो भी काम होंगे पूरी दुनिया के अंदर वो टोटल इन 6 लैंग्वेज में होंगे। जो भी इसकी इम्प्लीमेंट कानून हो गया, जो भी लॉ बनेगा, जो भी नियम वगैरह, जो भी चार्टर होगा, टोटल इन 6 लैंग्वेज में होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं मेंबरशिप की। मेंबरशिप यानी कि यूएनओ का मेंबर बनने के लिए 2 तरीके की शर्त होती है। पहले यार तो जब इसकी स्थापना की गई थी, यानी जब इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था स्टार्टिंग में, अगर आपने 1 जनवरी 1942 के ही समय अगर इसके आपने इसके चार्टर पे सिग्नेचर कर रखा है तो आप इसके स्टार्टिंग मेंबर माने जाओगे। उस समय तो कोई दिक्कत है नहीं, आप इसके मेंबर हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस समय साइन नहीं किया था 1945 में क्या हो चार्टर का टाइम, या अगर दोस्तों 30 अक्टूबर 1945 में भारत ने किया ना, इंडिया ने किया ना, तो आपने क्या पता उस समय क्या हो,
आपने मतलब कंट्रीज ने, तो इसके मेंबर बन सकते हो। अगर कोई ऐसा कंट्री जो इसके चार्टर पे स्टार्टिंग में सिग्नेचर नहीं किया, वो बाद में बनना चाहता है, तो भी वो बन सकता है। बनने का एक जो प्रोसीजर है इसका, वो क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पे जनरल असेंबली के द्वारा, यानी कि महासभा के द्वारा, यानी सुरक्षा परिषद के कहने पे महासभा के द्वारा किसी भी नए सदस्य को सदस्यता यानी कि मेंबरशिप दी जा सकती है यूएनओ की। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल टोटल जो 5 मेंबर परमानेंट है और जो नॉन परमानेंट मेंबर है 10 मेंबर, उनमें से यानी कि 5 में से 5 मेंबर और 10 में से टोटल 4 मेंबर, टोटल हो गए 9 मेंबर। 9 मेंबर एग्री होने जरूरी है किसी भी नए मेंबर को मेंबरशिप देने के लिए, ठीक है। और महासभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए और ऐसे यानी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 9 मेंबर चाहिए, तभी न्यू मेंबर को इसमें ज्वाइन किया जा सकता है। 2/3 मेजोरिटी और 9 मेंबर्स की एग्रीमेंट, ठीक है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो अभी आपको मैंने बताया कि 14 जुलाई 2011 को कौन, साउथ सूडान, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज है, ये लेटेस्ट कंट्री जो इस समय शामिल हुआ है। और इस तरीके से 93 कंट्रीज के अंदर हो चुके हैं अब, है ना। वेटिकन सिटी और ताइवान आपको बताया ये सोवरेनिटी होते हुए भी इस समय यूएनओ में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं विड्रॉल ऑफ मेंबरशिप। कोई इसकी मेंबर को कैसे हटा सकता है दोस्तों, निकल क्या जा सकता है। मैंने आपको बताया दोस्त कि 1965 के अंदर इंडोनेशिया अपने आप ही यूएनओ से बाहर निकल गया था। तो या तो अपने आप निकल जाओगे, या यूएनओ निकालेगा तो आपने इसकी मान लो चार्टर की वॉलेंस कर दिया, इसका जो नियम कानून है जो कहता है उसको वॉलेंस कर दिया आपने, है ना। या आप इसके कानून को, नियम को धज्जिया उड़ाए जा रहे हो तो यूएनओ आपके इसकी मेंबरशिप से निकाल सकता है। लेकिन दोस्त कभी कभार क्या होता है ना कि इसके मेंबरों के द्वारा कभी कभार इसके एजेंसी के ऊपर करप्शन की आरोप लगा के भी निकला जा सकता है। जैसे 1 नवंबर 1977 को अमेरिका ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ILO से बाहर निकल गया, आपने आपका बाहर निकाल लिया। वैसे दोस्तों यूनेस्को के ऊपर 1977 के अंदर करप्शन का आरोप लगा कि ब्रिटेन ने, अमेरिका वगैरह ने बाहर निकल गए इससे, अमेरिका और ब्रिटेन ने, है ना। ये दोस्तों बात की बात है कि 1997 में फिर से ब्रिटेन शामिल हो गया, है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि दोस्तों अभी देख लो कि बाइडन इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। इससे पहले ट्रंप हुआ करते, ट्रंप ने अपने आप को यानी कि अमेरिका को WHO से बाहर निकाल लिया था। ये कहते हो कि चाइनीज का हेजेमनी बढ़ता जा रहा है WHO के अंदर और हमारी सुनता नहीं है भाई WHO। ये कहते हुए ट्रंप बाहर निकल गए थे, किससे, WHO से। लेकिन जैसे बाइडन आए वो WHO में ज्वाइन हो गए, इसके मेंबर फिर से बन गए। ये आपको ध्यान है। तो समय समय पे मेंबर बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, निकलते रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड चाइनीज मेंबरशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए। एज अ नेबर्स कंट्री हमें एक चाइना ही एक ऐसा कंट्री है भाई जो हमारे गले के कांटे बना हुआ है। ऐसा क्यों? देखो, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए इस समय जो सबसे बड़ा कांटा है वो चाइना है। खैर पहले जानते हैं हम चाइना का हिस्ट्री क्या रहा है। चाइना दोस्त 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन के द्वारा अस्तित्व में आया, जिसको क्या कहते हैं हम, है PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आजकल देखना कभी कभार क्या होता है, अब चाइना ने मेड इन चाइना लिखना छोड़ दिया है, मेड इन PRC लिखना स्टार्ट कर दिया इसने, ताकि लोगों को चाइना ना लगे। आपको पता है कि चाइना माल आज बहिष्कार ज़्यादा हो रहा है ना, तो PRC लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्त हुआ ये था कि 1971 से पहले तक, यानी कि 1971 तक वेस्टर्न कंट्री में दोस्त अमेरिका एक ऐसा कंट्री हुआ जिसने, अमेरिका पावरफुल सुपर पावर था ही भाई, कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका ने चाइना को यूएनओ में शामिल तक नहीं होने दिया, और चाइना की बस की थी कि वो अमेरिका के सहमत हुए बिना वो शामिल हो जाए। यूएनओ में शामिल तक नहीं होने दिया दोस्त, यानी कि यूएनओ का मेंबर तक नहीं बन पाया चाइना 1971 तक। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 1971 से पहले नेहरू जी ने हमेशा समर्थन किया कि चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा करते थे, चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। वो तो 1962 के अंदर उसने दगाबाजी कर दी, है ना, सनम बेवफा निकला और पता चलेगा उसके सच्ची मतलब कि एक असलियत चेहरा क्या है उसका। और इस तरीके से दोस्त 1971 तक के सामने नहीं हो पाया। क्योंकि दोस्तों चाइना को नेशनलिस्ट चाइनीज नाम से जाना जाता था, नेशनलिस्ट चाइना यानी कि राष्ट्रवादी चाइना नाम से, जिसको पहले फार्मोसा कहा जाता था। चाइना को तो पूरी जो चाइना जो दिख रही है इस समय चाइना, उसको पहले जो है ना उसकी जो पूरी गवर्नमेंट हुआ करती थी वो फार्मोसा ही गवर्नमेंट हुआ करती थी। फार्मोसा आज के जो ताइवान है उसको पहले फार्मोसा कहा जाता था, और ये फार्मोसा ही पूरी चाइनीज गवर्नमेंट चलाती थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हुआ ये, तो जैसा ही स्टार्टिंग में चाइना का मेंबरशिप नहीं था,
लेकिन ये जो ताइवान यानी जिस जो फार्मोसा हम कह रहे हैं, ये यूएनओ का मेंबर जरूर था, ये यूएनओ का मेंबर था, ठीक है। लेकिन 1971 यानी कि जो 1970 का डिकेड आया, जो डिकेड 1970 का 1970s कह सकते हैं, इसमें इसको ये लगा चाइना को, भाई अब हम बढ़ नहीं पाएंगे आगे। माओ से तुंग जो है भाई 1976 में मर गया था। अब चाइना को लगा भाई कि हमें पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, और ये ओपन डोर पॉलिसी लेकर आ गया। एक तरफ तो सोशलिस्ट की बात करता, कम्युनिज्म की बात करता, एक तरफ डोलर की बात करता, है ना। और इसके वजह से ये हुआ, इसने सोचा क्यों ना मैं अमेरिका से अच्छी दोस्ती बनाऊँ, अमेरिका दोस्ती बनाऊंगा, अमेरिका को पटा लूंगा, ये मेरे को यूएनओ में शामिल करवा देगा, फिर तो बस एक बार परमानेंट मेंबर बन गया ना, फिर तो मैं ऐसे कैसे कर दूंगा, क्यों कि वीटो पावर मेरे पास आ जाएगी। और जो जिसको डरता वही हुआ। इसने अमेरिका के साथ अच्छे दोस्ती बना लिए, और फार्मोसा की जगह अब मेन जो चाइना है ना, वो यूएनओ का मेंबर बना 1971 में, और परमानेंट मेंबर बन गया यूएनओ के अंदर। इस तरीके से जो कि 4 मेंबर हुआ करते थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अब चाइना और आ गया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना, दोस्तों जो दिख रहा है ना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये 5 कंट्री हो गए यूएनओ के परमानेंट मेंबर, जो कि फार्मोसा की जगह चीन ने ले ली। अब फार्मोसा को हटा दिया गया, जो कि ताइवान है के रूप में जाना जाता है। इसको हम एनसी भी कहते हैं, नेशनल चाइना भी कहते हैं, इसको राष्ट्रवादी चाइना कहते हैं, जिसके ऊपर चाइना आज तक अपना एक कब्जा मानता है कि ताइवान हमारा ही वो कहते रहते, बल्कि एक ताइवान एक ऑटोनोमस कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन तो चाइना के बाद जैसे चाइना इसमें चला गया, तो ताइवान को भी ऑफर दिया गया कि वो भी यूएनओ में शामिल हो जाए, लेकिन ताइवान शामिल होने से मना कर दिया, ये इस समय यूएनओ में शामिल नहीं है। वेटिकन सिटी दोस्त, जो दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, कभी कभार है जीके के पर्पज से कोई क्वेश्चन पूछ भी ले तो बता देना किसी को, ठीक है। वेटिकन सिटी दोस्त दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, ये भी इस समय यूएनओ में शामिल नहीं है। इन दोनों को छोड़कर 193 कंट्री हैं, अदरवाइज 195 कंट्री होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि चाइना, जिसको पहले फार्मोसा कहा जाता था, फार्मोसा ही पूरी चाइनीज़ गवर्नमेंट को चलाती थी, लेकिन बाद में जाके फार्मोसा की जगह चाइना को ही मेंबरशिप मिल गई। जब इसने अमेरिका से अच्छी दोस्ती बना ली, तो फार्मोसा को यूएनओ से निकाला गया और चाइनीज़ बन गया, यानी चाइना बन गया क्या, एससी यानी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर। और फार्मोसा अभी तक ताइवान के रूप में जाना जाता है, और आज ये यूएनओ का मेंबर नहीं है। क्लियर दोस्त। अब बात करते हैं एक्सपल्सन ऑफ मेंबरशिप, है ना, यानी कि एक्सपल्सन कैसे होगा, किस तरीके से मेंबरशिप को हटाई जा सकती है और ख़त्म कर दी जा सकती है अगर चाहे तो। दोस्त जो 111 जो चार्टर बताया था मैंने अभी आपको यूएनओ के अंदर, उसका चार्टर यानी कि जो आर्टिकल है 6, आर्टिकल 6 यानी कि 6 अनुच्छेद 6 जो वो ये कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर और नॉन परमानेंट के जो 4 मेंबर हैं, टोटल हो गए 9 मेंबर। इन 9 मेंबर के कहने पर किसी भी मेंबर को हटाया जा सकता है यूएनओ के अंदर से, और किसी भी मेंबर को ज्वाइन भी करवाया जा सकता है इसी प्रोसेस से। तो अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल ऑफ चार्टर, यानी कि जो यूएनओ है इसका जो चार्टर है, चार्टर मैंने क्या बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन यूएनओ का। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे एक प्रीएम्बल है, दुनिया के तमाम कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका ही सेम एक प्रीएम्बल होता है। वैसे ही सेम जो यूएनओ का चार्टर है उसका भी एक प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है। जैसे कि हमारे प्रीएम्बल में नहीं, स्टार्टिंग में बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, मैंने पूरी में पढ़ाया मैंने आपको ये, ठीक है। देखिए तो प्रीएम्बल ऑफ चार्टर जो है, इसमें क्या कहा गया है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले तो भाई यही कहा गया, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 1 यही कहता है इसका, ठीक है। सबसे पहली बात ये है। सेकंड बात में क्या है, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, जितने भी दोस्तों नेशंस हैं उनमें फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए, है ना, अच्छे रिलेशन बनना है, ये यूएनओ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चार्टर में भी कहा गया है, ठीक है। ये दोस्तों प्रीएम्बल भी है इसका। एंड टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड क्या ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। तो मेन जो इसका हम कह सकते हैं प्रीएम्बल में यही सब बातें कही गई है, जो एक फंडामेंटल से है हम सभी के लिए, ठीक है। तो मेंटेन रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, है ना, देशों के बीच में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या सहयोग आपस में उपलब्ध करवाना, ये सब इसका मेन काम है। और देशों के बीच, है ना, रिलेशन जो फ्रेंडली होना चाहिए। बात करते हैं इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है, जिसके ऊपर दुनिया के देशों को चलना होता है, कोई भी नहीं चलेगा, मेंबर्स बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे ऑल मेंबर स्टेट्स हैव सोवरेनिटी इक्वलिटी, यानी कि उनके पास सोवरेनिटी होनी चाहिए, यानी कि सोवरेन स्टेट होने चाहिए। सोवरेन मतलब क्या होता है, वो कंट्री इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि ताइवान और वेटिकन सिटी इंडिपेंडेंट होते हुए भी इसके मेंबर नहीं है, तो वो उनकी मर्जी है। इस समय अगर कोई इसका मेंबर बनता है तो वो इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए, ठीक है। ऑल मेंबर स्टेट्स
मस्ट ओबे द चार्टर। इसका चार्टर को मानना पड़ेगा भाई जब इसके मेंबर बन रहे हो तो। अब चार्टर क्या कहता है, ये दोस्तों हमने देख लिया भाई, पीसनेस बनाना है, सिक्योरिटी रखना है ना, कॉर्पोरेशन देना आपस में एक दूसरे कंट्री को, डिसआर्मामेंट की बात करता है। तो इस तरीके से सब कंट्री को मानना ही पड़ेगा। कंट्रीज मस्ट ट्राई टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स, है ना। हमें अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी विवाद है, जो डिस्प्यूट्स है, उसको हमें शांतिपूर्वक साधन से समझाना है, माध्यम से समझाना है, ना कि हमें वॉर कर लेना है, ठीक है। कंट्रीज मस्ट अवॉइड यूजिंग फोर्स और थ्रेटनिंग टू यूज फोर्स। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कोई धमकी दे दे भाई मेरे पास एटम बम से और एटम बम को उड़ा डालेंगे, ये कर देंगे। पाकिस्तान नहीं करता रहता, हमें धमकी देते रहता है। क्या करें दोस्तों, पड़ोसी कंट्री हमारा बच्चा बिगड़ गया है, पता नहीं कब सुधरेगा यार, मार पड़ के तभी सुधरेगा है। 1965 1999 71 1948 में बड़ा मार था, फिर भी साला नहीं सुधरा है। आएगा उसका बारी फिर से, देख लीजिए। द UN may not interfere in the domestic affairs of any country। ये इसकी सबसे बड़ी बात है। UN किसी भी कंट्री के इंटरनल मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही करता है, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री इसके आड़ में कभी कभार गलत कदम उठा लेते हैं। गलत कदम क्या, अपने इसके हाथ को कठपुतली बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ की। जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, इसकी प्रशासनिक इसकी जो पूरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसके बारे में मैंने आपको भी समझाया था। इसमें टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, जो कि 136 काउंसिल खत्म किया गया, टोटल 5 बच गए हैं। तो हम इनको समझेंगे पहले, फिर एजेंसीज को समझेंगे। इसका जो सबसे पहला ऑर्गन है वो कौन सा है, द जनरल असेंबली, जिसको हम महासभा कहते हैं। महासभा मतलब मेन डेलिब्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जहाँ पे सभी मेंबर, जो कि दोस्त 193 जो मेंबर आपको बताया मैंने, वो सभी मेंबर यहाँ पे बैठते हैं। कोई भी कानून इम्प्लीमेंट करना हो, कोई भी बिल पास करना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो यहाँ पे जो बैठे मेंबर हैं, 193 मेंबर जो बैठे हुए हैं, उसके 2/3 मेजोरिटी से वो डिसीजन पास होना चाहिए, तभी कोई काम किया जा सकता है जनरल असेंबली के अंदर। तो भारत के लोकसभा और राज्यसभा, दो जो हाउसेस हैं हमारे, तो जो अपर हाउस यानी जो राज्यसभा है, उसकी तरह मान लो ये है, ठीक है। एंड अगर बात करें हम इसकी वर्किंग की, तो क्या काम करता है ये, डिस्कसेस एनी मैटर अराइजिंग अंडर द UN चार्टर एंड मेक क्या है, रिकमेंडेशंस टू मेंबर्स। यानी कि कोई भी मैटर जो कि चार्टर में दिया गया है उसके रिगार्डिंग ये डिस्कशन करता है और ये रिकमेंडेशन देता है मेंबर्स को कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज की बात करता है। ये दुनिया में कहीं पे भी सिक्योरिटी की बात जो है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे उड़ाना है, कहाँ को फोड़ना है, ये सब काम इसी का है भाई, सिक्योरिटी काउंसिल का। इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 193 मेंबर जो अभी आपको मैंने यहाँ बताया, ये तो महासभा यानी कि जनरल असेंबली के अंदर है। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अंदर टोटल जो मेंबर होते हैं वो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं दोस्तों वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो कि जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं ओनली 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए। एवरी 2 ईयर्स ये चेंज होते रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों भारत भी काफ़ी बार इसका मेंबर रह चुका है, फिर से भारत इसका नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है, लेकिन हमारी स्ट्रगल है परमानेंट मेंबर बनने की। क्योंकि दोस्तों 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, दुनिया में कोई भी डिसीजन हो रहा है, जब तक ये 5 मेंबर अपनी सहमति नहीं देंगे, अपनी एग्री नहीं करेंगे, ये जब तक वो काम नहीं होगा। इसको वीटो कहा जाता है। जैसे कि दोस्त अगर मैं बात करूं इस समय, यानी दोस्त टोटल वीटो पावर्स की बात करते हैं, तो भाई आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा USSR के द्वारा, रसिया जिसको आज हम कहते हैं, 132 बार वीटो पावर का यूज किया गया है। अब ये वीटो पावर यूज करते हैं भाई, क्या तो अपनी हम डिप्लोमेसी की वजह से यूज करते हैं, किसी के अगेंस्ट में जाकर यूज कर देते थे, चाइना देख लो बार, है ना। तो 132 बार यूज कर रखा है USSR ने। USA ने भाई यूज किया है 83 बार वीटो पावर का। ब्रिटेन ने यूज किया है इसका 18 बार, देख लो यार। फ्रांस ने यूज किया है इसका 32 बार, है ना। अगर मैं बात करूँ दोस्त कौन, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना की बात करूँ तो चाइना ने इसका 10 बार ही यूज किया अभी तक वीटो पावर का। लेकिन ये है कि वीटो पावर का यूज किसी दूसरे की पॉलिसी को अगेंस्ट में यूज कर देते हैं, जैसे सीरिया भी या कहीं कहीं वॉर होता है, वीटो पावर। देखो इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है, अगर परमानेंट मेंबर बनाना है तो अमेरिका भी मान जाएगा, रशिया भी मान जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस भी मान जाएगा। फ्रांस तो बहुत अच्छा दोस्त भी हमारा, ब्रिटेन भी मान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना बोलेगा वीटो, हम नहीं बनने देंगे इसके मेंबर, वीटो 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 चलाता रहेगा ये। तो इस तरीके से आज तक इंडिया नहीं बन पाया, ये इसका रीज़न मेन जो है वो चाइना है, ये आपको ध्यान रखना है। चाइना ही चाहता है कि इंडिया ना बने, तो इंडिया साउथ एशिया के अंदर की अपनी एक दम रखता है ना, जिसके वजह से
चाइना आज यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बना पड़ा है। पता है आपको कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत तवज्जो दिया इस चाइना को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए, और यूएनओ में तक बात तक रखी कि चाइना को बना दिया जाए। इसका दोस्तों हरजाना में आज तक भुगतना पड़ रहा है। काश दोस्तों हम बन जाते उस समय, तो आज नक्शा कुछ और ही होता भारत का। काश वल्लभ भाई पटेल भारत के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट बन जाते तो नक्शा कुछ और ही होता भारत का। खैर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट दोस्तों जो थर्ड है वो है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर ग्लोबल इकोनॉमिकल एंड सोशल अफेयर्स का काम है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर सामाजिक और आर्थिक कॉर्पोरेशन करवाना एक दूसरे देशों के अंदर, है ना, सामाजिक आर्थिक। ये जो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर टोटल 54 मेंबर्स हैं सभी नेशंस के, है ना, जितने भी कंट्रीज टोटल 54 मेंबर्स इसके अंदर इस समय है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑपरेशन, इसका काम क्या है, यानी कि ये जो ऑर्गन है इसका मेन काम क्या है, फॉर ग्लोबल इकोनॉमिकल एंड सोशल अफेयर। ये इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन में देशों की हेल्प करवाता है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स एज रिगार्ड्स इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये काम किसका है, सामाजिक और आर्थिक परिषद का। 54 मेंबर टोटल इसके अंदर है। अब बात करते हैं द ट्रस्टीशिप काउंसिल का, जिसको अब खत्म कर दिया गया है, फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ट्रस्ट टेरिटरीज। इसका काम क्या था, यानी कि दो सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपेंडेंट टेरिटरीज। द सिस्टम वाज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के काफ़ी सारे ऐसे कंट्री हो जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कमजोर जर्जर हो गई थी, वीक हो गई थी, पर कैपिटा इनकम जीडीपी काफ़ी ग्रोथ रुक गया था, तो उन कंट्री को ये हेल्प देते, इकोनॉमिकल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, देशों से हेल्प भी करवाते हैं, है ना। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए इसको बनाया गया था ताकि ये कंट्री अपनी एक लेवल पे आ जाएंगे, तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। आज इस समय ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। आज से कौन है, आज से 5 ही बचे हुए हैं, इसको हटाकर। नेक्स्ट क्या है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनिवर्सल कोर्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। आज हमारे कंट्री के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट, तमाम स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होता है। दुनिया के तमाम कंट्रीज के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह होते ही होते हैं। ऐसे दोस्त अगर हम कोई भी ऐसा देशों के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, 2 देशों के बीच में, तो 3 देशों के बीच में कोई युद्ध हो जाए, या किसी भी चीज़ को लेकर कोई मैटर हो जाए, तो उस जैसे कोई प्रवासी, कोई रिफ्यूजी है उनके लेकर, या कोई भी मान लो कि हमारा कहीं कोई बंदा गया हुआ है उसको वहीं पर कैद कर लिया गया, तो मामला जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, है ना। तो इस मामले को कोई भी 2 नेशन के बीच में, 2 नेशन के बीच में कोई भी अगर मैटर हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो उसको इंटरनेशनल कोर्ट में देखा जाता है, ना कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में या उस देश के सुप्रीम कोर्ट में। जैसे एक देश के लोगों के लिए एक कोर्ट होती है, वैसे पूरी दुनिया के देशों के लिए कोर्ट है, वो है क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है दोस्त। इसका फंक्शन क्या है इसके बारे में जानते हैं, ये अलग से क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। फंक्शन क्या है दोस्तों, सेटल लीगल डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस पे। ये जो डिस्प्यूट्स होता है उसके ऊपर दोस्तों एडवाइजरी भी देने का काम करता है, ठीक है। इसके बातों को मानना जरूरी है। कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन इसका मेन आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये चलिए बात करते हैं उस कंपोजिशन की। टोटल इसमें 15 जज होते हैं दोस्तों। ये कोर्ट का व्यू देख सकते हो, नीदरलैंड के हैग में है ये इस समय, ठीक है। तो 15 जज टोटल इसके अंदर होते हैं, जो कि इलेक्टेड होते हैं टोटल 9 ईयर के लिए, ठीक है। 9 सालों तक ये चुने जाते हैं, किसके द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइस पे, ठीक है। तो वर्किंग क्या है, टू एजुकेट डिस्प्यूट्स अमंग स्टेट्स, यानी कि जो भी स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाए उनको सोल्व करना, उनके मैटर को समाधान करना इनका मेन काम है। नीदरलैंड के दोस्तों हैग में इस समय इनका मुख्यालय है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट का, नीदरलैंड के हैग में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं द सेक्रेटरीट, यानी कि महासचिव फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ट्रस्ट टेरिटरीज। और दोस्तों हम बात करें इसके फंक्शन की, तो ये इंटरनेशनल स्टाफ वर्किंग एट यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क, ठीक है। यानी कि जितने भी स्टाफ होते हैं उसका एक लीडर होता है, एक मॉनिटरिंग करता है, जो वो होता है सेक्रेटरीट न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि दोस्तों यहाँ पे हेडक्वार्टर जो है ये आप देख सकते हो। वर्किंग क्या है, टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रमोट पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। बहुत इजीली है दोस्त जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यानी कि दोस्तों पीसफुली सेटलमेंट करवाता है किसी भी डिस्प्यूट्स का। कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो पीसफुली समाधान, सेटलमेंट होना चाहिए बिटवीन कंट्रीज, किसी भी कंट्रीज के बीच में कोई भी दिक्कत हो जाता है। तो देखो 6 ऑर्गन जो हमारे मेन थे वो यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, ये ऑर्गन तो नहीं है लेकिन दोस्त अलग से ये एजेंसी है। जैसे कि हमारे संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स है ना, लेकिन आर्टिकल्स होने के बाद भी अलग से सीआरपीसी है ना, आईपीसी है, अलग से कुछ धाराएं भी डाल दी गई है अलग अलग कामों के लिए। वैसे दोस्तों सेम है हमारे पास यूएन के अंदर भी, मेन आर्टिकल 111 आर्टिकल होने के बाद और 6 ऑर्गन होने के बाद भी कुछ एजेंसी है जिनके लिए एक स्पेसिफिक काम दिया गया है। जैसे एजेंसीज एसोसिएटेड विद यूएन, है ना, इनका एसोसिएटेड विद होता है
यानी दोस्तों ये यूएन के ही होते हैं जिनको एसोसिएट किया जाता है यूएन के साथ, जिसमें सबसे पहला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इंटरनेशनल लेबर मतलब लेबर, दुनिया में लेबर के कंडीशन पे लेबर के हेल्प के लिए काम करना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, दोस्तों 184 मेंबर इसके अंदर, 184 मेंबर इसमें डोनेट करते हैं। दोस्तों IMF का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि BOP को बैलेंस रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स के अंदर, दोस्त जब भी दो कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि इंडिया अमेरिका से सामान खरीद तो बहुत ज़्यादा रहा है ना, लेकिन अमेरिका हमसे सामान बहुत कम खरीद रहा है। इट मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो थ्योरी आपने पढ़ा हो कभी, है ना, यानी कि एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है और हमारे कंट्री से वहाँ पे इंपोर्ट बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन का होगा हमारे देश के अंदर वहाँ की करेंसी कम आएगी, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा वो वायु घट जाएगा, यानी कि बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस बनाने के लिए IMF लोन देता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड वर्ल्ड बैंक जो है वो छोटे मोटे लोन देता है, सड़क, पानी, बिजली, है ना, इन सब के लिए लोन देता है वो वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एंड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको दोस्तों हम यूनेस्को कहते हैं, ठीक है। यूनेस्को या एजुकेशनल साइंटिफिक, यानी कोई भी दोस्तों कोई ऐसा हो, है ना, हिस्टोरिकल प्लेसेस उसको बोलते नहीं है कि हमारे 7 अजूबे में ताजमहल भी आता है, तो उनको 7 अजूबा यानी कि एक हिस्टोरिकल फेमस प्लेस बनाने का काम तो यूनेस्को ही करता है भाई। नेक्स्ट कौन सा? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, है ना, यूनिसेफ, चिल्ड्रंस के लिए फंड कलेक्ट करना इसका काम होता है। और ऐसे कंट्री में जहाँ पर दोस्तों चिल्ड्रंस पढ़ नहीं पाते, एजुकेशन अपनी नहीं ले पाते, उन कंट्रीज में ये हेल्प देता है। वर्ल्ड बैंक बताया भी मैंने आपको, छोटे मोटे लोन, सड़क, पानी, बिजली के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में हेल्थ के लिए वैक्सीन देना, इनसे प्रोवाइड करना, ये सब आप इनका काम होता है, ठीक है। टीके वीके ये सब इनका काम, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्या है? द UN एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों WTO, जिसको पहले गेट, यानी कि इसकी स्थापना 1948 में हो गई थी। गेट की स्थापना, गेट को ही आगे चल के WTO के नाम से जाना गया। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक है, जिसको पहले गेट के नाम से जाना जाता था। गेट का मतलब क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। इसको पहले इतने बड़े नाम से जाना जाता था, जिसको अब जाकर WTO कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई। तो गेट और WTO बोथ आर सेम, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। पहले अब बस मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देते चल रहा हूँ। नेक्स्ट अगर दोस्तों हम बात करें इसके मेन अचीवमेंट क्या है, 1956 के दौरान सुएज जो क्राइसिस हुई थी, सुएज नहर के दौरान, तो उसको सॉल्व करवाने में UN का ही सबसे बड़ा रोल रहा था, ठीक है। देखो पता है गल्फ कंट्रीज में कोई भी दिक्कत हो जाए तो UN का अपना मेन रहता है ना। इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, आपको पता है दोस्तों सीरिया, इराक, जॉर्डन में दोस्तों पानी को लेकर वॉर चलते रहता है। सुएज जो क्राइसिस 1956 में हुआ, इसको सॉल्व करवाने का हम इसलिए किया ताकि जो कंट्री में भी शांत रह सके, है ना। 1956 में इजिप्टियन लीडर गमाल अब्दुल नासिर कहा जाता था इनको, इन्होंने दोस्तों कंट्रोल कर लिया था कैनल के ऊपर, है ना, जैसे आप नहर यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? ब्रिटेन एंड फ्रांस टुगेदर विद इजराइल लॉन्च अटैक्स ऑन इजिप्ट। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर ये अटैक कर दे तो भाई। तो USSR थ्रेटन किसको? वेस्टर्न एंड न्यूक्लियर वेपन्स का इसने भाई मतलब धमकी दे डाली USSR ने। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ है? UNEF, इसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स को भेजा गया, यानी कि ये जो एजेंसी है UN की, इसके अंदर दुनिया भर के तमाम कंट्रीज अपनी सेनाओं को भेजती है इस एजेंसी। जैसे इंडिया ने भी तमाम, जैसे कि सिंगलियो और तमिलों के बीच में दोस्तों जब श्रीलंका में क्राइसिस हो गया, संकट आ गया, तो उस समय 1987 में एग्रीमेंट के तहत राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट हुआ करती तो हमने भी अपनी आर्मी को वहाँ भेजी UN के पास, यानी कि कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स के दौरान। तो दुनिया में तमाम कंट्री कहीं भी कोई दिक्कत हो जाए तो UN क्या करती है? अपनी आर्मी को भेजती है। अपनी मतलब ये जो भी मेंबर है UN के, तो उन कंट्री से ये आर्मी मांगती है और यहाँ पे जो भी आर्मी आएंगे वो इसके मेंबर बन जाएंगे UN के, यानी कि यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स के। और इसके मेंबर होने के तहत वो दुनिया भर के तमाम कंट्री में जाके उन कंट्री में हेल्प करते हैं। तो UNEF का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स पे इसने दोस्तों बहुत काम किया, जैसे पॉलिटिकल, सिविल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के ऊपर। प्रमोटेड ह्यूमन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन, रिफ्यूजीज, बहुत बड़ी मकाम है। सीरिया वगैरह में देख लो भाई, आज मैक्सिको वगैरह है ना। एंड दोस्तों इंडिजिनियस पीपल जो हो गए, बहुत अच्छा है, मतलब कि UN ने किया है। ऐसा काम नहीं है कि UN ने ऐसा काम नहीं किया है काम ना। UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, UNHCR हो गया दोस्त, है ना, इस्टेब्लिश्ड बाय द जनरल असेंबली, है ना। अगर दोस्तों आपको पता हो तो 10 दिसंबर को 1948 को क्या हुआ था? UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स को बनाया गया और
ऊपर एक यूनिवर्सल राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन बनाएगा, जिसमें पूरी दुनिया के लिए कॉमन फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट किया गया 10 दिसंबर को। इसलिए दोस्तों 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। एंड हेल्थ केयर के रूप में दोस्तों आज WHO बहुत इस तरीके से काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो द जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन किसके ऊपर, HIV एड्स के ऊपर, इट प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू HIV, है ना, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। WHO अच्छे से काम कर रहा है इस समय हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें। एंड दोस्तों एनवायरमेंटल इशू पे बात करें तो काफ़ी ट्रीटी हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट इशूज़ को लेकर, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगर दोस्त आपने मेरी इस वाली वीडियो को देखा होगा इन्वायरमेंट के ऊपर, तो मैंने इसमें इसको बहुत अच्छे से समझाया है। इन सभी ट्रीटीज़ को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो UNFCCC जो ये बना दोस्तों, है ना, एंड एजेंडा 20 हो गया, एंड कॉमन आवर फ्यूचर, जिसमें दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई 1987 जो रिपोर्ट आई। तो मेन दोस्तों इस ट्रीटी में यानी कि UNFCCC जो बनाया गया, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये क्या था कि ग्रीन हाउसेज जो गैस है इसको कम करना। तो देखो जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो गया, पृथ्वी कॉन्फ्रेंस, अर्थ कॉन्फ्रेंस हो गया। तो ये सब जो है या पृथ्वी सम्मेलन, ये सब एनवायरनमेंट को लेकर UN द्वारा तो किए गए हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर द प्राइमरी कॉजेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये तो हम दुनिया भर के सब लोग जानते हैं। एंडिंग ऑफ अपार्थाइड, देखो UN के द्वारा ही अफ्रीकन लोगों को एक जस्टिस दिलवाने के लिए काम किया गया, क्योंकि आपको पता है अपार्थाइड टोटली आज क्या है, इलीगल है। काले गोरे में भेदभाव करना बिल्कुल इलीगल है। तो दोस्तों अपार्थाइड के पॉलिसी को स्टार्टिंग से ही UN के चार्टर में भी, प्लस जो यूनिवर्सल डिक्लेयर किया गया राइट्स के रूप में, उसमें भी अपार्थाइड के पॉलिसी को क्या कर दिया गया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। इसी से दोस्तों जियो पॉलिटिक्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे, ऑयल पॉलिटिक्स में भी, तो किस तरीके से जो खाड़ी जो गल्फ कंट्री उनका इंपॉर्टेंस बढ़ा, तो UN को गलत तरीके से यूज भी किया गया, ठीक है दोस्त। जैसे कि हम दोस्तों अभी देखें 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ये कहते हुए कि इराक बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है, ये कहते हुए अटैक कर दिया उस पर, जिसका मेन जो मकसद था अमेरिका का वो था सिर्फ ऑयल्स इराक की, है ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम द फेलर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, क्यों इसको फेल माना जाता है आज। देखो सबसे पहली बात, जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक नहीं है यार, मेरे को तो ये लगता है। 5 मेंबर ये परमानेंट वाले हैं, क्या इंडिया, जापान, जर्मनी परमानेंट मेंबर के लायक नहीं है? या तो इनको बना दो, या तो परमानेंट मेंबर ही खत्म कर दो, या कुछ अलग से डेमोक्रेटिक सिस्टम लेकर आओ ना उस जगह पे। 5 हैं भाई, कोई एक बना करेगा, एक रुस जाएगा, नहीं बीटो, खत्म चीज़, हाँ लागू नहीं होगा। भाई क्या जब चीज़ें आ रही हैं, क्या इंडिया किस चीज़ में पीछे है? डेमोक्रेसी है। चाइना कहाँ, चाइना में घंटा नहीं कुछ है यार, पता तो आप सबको है। वहाँ पे जाके फालतू बोलो, बुलडोजर चढ़ा देगा वहाँ पे शी जिनपिंग। अब कोरोना दिखता नहीं, मैं करोड़ों को मारे खा जाते हैं यार वो तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है। डिसआर्मामेंट की बात शुरू से करता है, UN के शुरुआती स्टार्टिंग मेंबर रहे हम, तो इसलिए हम भी तो बनने चाहिए ना यार, इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अगर दोस्तों ऐसे हम फेलर्स में बात करते हैं तो भाई ये बंदे हैं, देख लीजिए इनका नाम, देख लीजिए इनका नाम क्या है भाई, मुअम्मर गद्दाफी। ये क्रिटिसाइज करते हैं UN का, क्या क्या क्रिटिसाइज करते हैं कि ये डिवाइडेड काउंसिल है, अनडेमोक्रेटिक रूप से, इसका स्ट्रक्चर ही अनडेमोक्रेटिक है। तो ये मेंटेन कहाँ से कर सकता है बिजनेस, है ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो कंट्रीज है सिर्फ उनके बिग जो 5 कंट्रीज है उनके ही इंटरेस्ट पे डिपेंड है पूरा क्या, UN। सिर्फ 5 कंट्रीज, कौन कौन 5 कंट्रीज है आपको पता है ना यार, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, सिर्फ इनके बीच में, ठीक है भाई। जो सबसे जो मेन जड़ है वो चाइना तो है ना, आपको पता है दोस्तों वीटो पावर कितने बार मिसयूज किया गया। अब दोस्तों देख लो यार जो फिलिस्तीन इशू से देखा, इसमें देख लो यार फिलिस्तीन को अलग से मतलब कि US के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, जिनको अपना एक होमलैंड मिल गया, है ना। तो अलग से मतलब ये कह सकते हैं US देशों को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ करता आया है। एंड जस्ट वैसे ही देखो भाई US ने क्या किया है, UNC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो जेरूसलम के अंदर क्या करता है इजराइल दोस्तों, जो भी मतलब एक्टिविटीज़ कर रहा था तो उसका कंडम करता। देखो यार इजराइल के संबंध अमेरिका से भी अच्छे हैं। जेरूसलम में देख लो भाई अमेरिका ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, तो जहाँ पे भी अमेरिका का इंटरेस्ट होगा वहाँ पे वो ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जो सीरिया क्राइसिस में देख लो, अपोजिशन ऑफ रशिया एंड चाइना ओवर द इशू सरिया है, इंटरेस्ट ऑफ रशिया की बात चली गई है, रशिया ने वीटो कर दिया सरिया क्राइसिस के अंदर। अब जहाँ पे भी दोस्तों लगता है इनको, क्योंकि रशिया स्टिल हैज़ अ बिट ऑफ अ कोल्ड वॉर मेंटेलिटी। अगर आपने दोस्तों रशिया क्राइसिस के बारे में सुना होगा, अगर दोस्तों आपने सीरियन क्राइसिस के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा आपने किस तरह ये पूरा वॉर चल रहा था। बस अमेरिका के अगेंस्ट में जाके रशिया ने क्या कर दिया, सीरिया के मामले पे वीटो कर दिया। अब दोस्तों रशियन आर्मी ने क्या कर दिया, सीरिया में जाके दोस्तों लगभग कई मतलब कि दोस्तों लोगों को मार डाला है। तो इससे मतलब कि ये मामला क्या है यार,
वहाँ के एरिया पे कब्जा कर लेना, कब्जा से हटने के लिए कहा गया तो वेटो कर देना, ये सब स्टार्टिंग में दोस्तों बहुत मिसयूज किया गया, बहुत मिसयूज किया गया। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यूएन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूएस, इसमें कोई डाउट, इस पॉइंट में कोई डाउट नहीं है ना, ये तो स्टार्टिंग से रहा है, तो अब क्या इसमें डाउट रहेगा यार कि 22% ऑफ द रेगुलर यूएन बजट में इसका कंट्रीब्यूशन है अकेले अमेरिका का। एंड दोस्तों 27% ऑफ पीस कीपिंग बजट है। आपको पता है कि जो रेगुलर बजट, जो जनरल बजट होता है वो तो 22% देता ही देता है वो, लेकिन पीस कीपिंग के लिए सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए 27% बजट अकेले अमेरिका दे देता है यूएन के अंदर। तो भाई अमेरिका तो करेगा। इराक वॉर में देख लो भाई, अभी बताया ना मैं आपको, 19 मार्च को 2003 को बेवजह उसने अटैक कर दिया बायोलॉजिकल वेपन्स कहकर, और मेन मकसद क्या था, वहाँ के तेल ऑयल्स पे कब्जा करना था अमेरिका को। द वॉर स्टार्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एडमिस्ट ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फॉर मैनी कंट्रीज। काफी कंट्रीज तो इसमें अपोजिशन में ही थे यार। फिर हुआ क्या, रोल ऑफ यूएस एंड यूके टू यूज वीटो एंड पास द रेजोल्यूशन। अब भाई दिक्कत क्या थी यार, अमेरिका ने फोड़ डाला इराक को। ऐसी दोस्तों एक घटना हो लेते हैं हम, रवांडा में देख लो भाई, रवांडा के अंदर सिविल वॉर चला, 2 ग्रुप्स के बीच में रवांडा में चल रहा था ये, है ना। अब हुआ ये कि जेनोसाइड ने अब लीड कर रहा था इसको। दोस्तों लगभग 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है नियत पे मार डाले गए, और जब दोस्तों मार दिए गए तो आगे चल के दोस्तों यूएन के अंदर है पीस कीपर ट्रूप्स, बस नाम से ये हो गया। अब दिक्कत है भाई ये यार कि यूएन के अंदर जब तक दबदबा वेस्टर्न कंट्रीज कराएगा, ये यूएन किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए वैसे दोस्तों अब देख लो भाई श्रीलंका वॉर में, है श्रीलंका जो सिविल वॉर हुआ जो कि सिंगली एंड तमिल के बीच में जो चला, इसमें क्या हुआ, द यूएन एडमिटेड इट्स फेलियर इन श्रीलंका सिविल वॉर टू कन्फ्रंट द गवर्नमेंट ओवर द किलिंग ऑफ द सेपरेटिस्ट and just the separatist group members. The UN was failed to stop the war and to protect the human rights. अब देख लो ना यार कि लिट्टे ने जो हरकतें करी तमिलों के मतलब कि साथ लेकर दोस्तों श्रीलंका में ना जाने कितने सैकड़ों लोगों को मार दिया गया है। लिट्टे जैसे सिंगली भी कोई कम नहीं थे। अब इन दोनों जो सिविल वॉर चला, यूएन क्या कर पाई, क्या उखाड़ लिया यूएन ने, कुछ नहीं कर पाई, है ना। तो दोस्त इन कंट्रियों के द्वारा जो भी किया जाता है ना, तो इन कंट्रियों में यूएन का कंट्रीब्यूशन 0% है भाई। सबसे बड़ा सवाल यही है यार कि यूएन के बारे में तो सब कुछ समझ गए, तमाम तरह संकट होता भी है, कुछ भी चलता ही है, लेकिन इसका जो अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इसको समय आ चुका है चेंज करना, और भारत इसका परमानेंट मेंबर बने। ऐसे ही मैं नहीं कह रहा सिर्फ भारत यार, और भी जो मतलब कि जो एलिजिबल है इस चीज़ को दोस्तों दम रखते हैं कि नहीं वो यूएन को परमानेंट मेंबर बनना है उनको, तो वो बने भाई। जैसे जापान, जर्मनी है, दम है उनमें, है, देख लो ना। फिर भी देखो चाइना बना बैठा है। खैर दोस्तों ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो जनरेट अ मोर बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में, चाहे वो बजट में हो, सब चीज़ में हो, है ना। एंड सबसे बड़ी बात है इसका अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करना। तो डेमोक्रेसी नहीं आ गई इसके स्ट्रक्चर में, कुछ भी नहीं हो सकता। 5 मेंबर इसके मोहरे बना के बैठेंगे। अब ऐसा कोई नहीं होता कि अपना दोस्त है तो भाई देख लेगा यूएन के अंदर, नहीं भाई, सभी कंट्री अपने इंटरेस्ट को देख कर चलते हैं, जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। एनहांसेस क्या कोहेरेंस, है ना, पे इंक्रीज अटेंशन टू इंटर टेम्पोरल डिसीजंस एंड शुड एम्फसाइज ऑन द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेवलपिंग एनवायरनमेंट। तो इन सभी के द्वारा ही एंड जो इसका अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इसको पहले ठीक करके यूएन हम कुछ ना कुछ, सच बता रहा हूँ, ठीक कर सकते हैं। समय ये है, वरना दोस्त यूएन के होते हुए भी कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा अभी, लेकिन फिर भी अभी दोस्त कभी भी वॉर होता है 3rd वर्ल्ड वॉर तो भाई पक्का ये पानी को लेकर ही होने वाला है, पक्का पता है कितनी बड़ी क्राइसिस है। 1945 में शुरू हुआ कोल्ड वॉर, और आज ट्रम्प के टाइम स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर, एक अलग ही कोल्ड वॉर था भाई। एक देख लो ना, जब चाइना और अमेरिका बीच में लगे ट्रेड वॉर, कोल्ड वॉर जैसा चेंज होता जा रहा था, क्योंकि कोल्ड वॉर का मतलब ही था अपने पोजीशन को नीचा दिखाना, जो कि अमेरिका चाइना में भी वॉर जैसा लगा वो पड़ा हुआ था। देखो अब बाइडन आया, ट्रम्प गया, बाइडन आया, उसके बाद तमाम तरह की नेशनल पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रहती है। यूएन के ऊपर आपकी क्या रिकमेंडेशन है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप आपकी वीडियो काफ़ी बेहतर लगी होगी, अपना सजेशन देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करके सभी दोस्तों पर शेयर करना, ऐसे ही उत्साह बढ़ाना मेरा कमेंट कर करके, ताकि मैं और वीडियोस ऐसी और आप सबके लिए बनाऊं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियोस बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपका प्यार मिलेगा, आपका सपोर्ट रहेगा तो ऐसे ऐसे वीडियोस में रोजाना डालूंगा। अपने प्यार देना भाई। आपकी क्या रिकमेंडेशन, आपकी क्या सजेशन है? इंडिया को तो सिक्योरिटी काउंसिल में पक्का परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए, और चाइना की ऐसे की तैसी कर दो, क्योंकि यही मेन जड़ है भाई। है चाइना तेरी ऐसे तैसे होगी
है, फादर ऑफ कोरोना। देखते हैं तो कब तक आगे बढ़ता है। हर बुराई का अंत भी बुरा ही होता है। मोदी जी टेंशन मत लीजिए, आपका हाथ फैलाने का दिन नहीं आएगा आप, ठीक है। कम से कम यूएन के और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत का नाम तो होगा ही होगा। चलिए, हाँ, अपने देश में जो थोड़ा रोजगार का मुद्दा देख लीजिए, वो भी हो जाएगा। बाकी पूरी दुनिया के अंदर तो नाम रोशन करना ही है, इस चाइना की ऐसी की तैसे करना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये तो कह रहा नहीं है इंडिया स्टार लगा के, आप सब कमेंट में ऐसी तैसे कर देना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर धमाकेदार वीडियो के साथ। अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि इस मेरे दिल का फैमिली का मेंबर बन जाओ आप। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को भाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत।